हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूं। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी, बिहार एस्टेट और झारखंड के लिए होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया। तो आपको ये बताना है कि प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो किसने किया और कब किया। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डे 1892, सेकंड ऑप्शन है आपका E.V. वॉरहेस 1894, थर्ड ऑप्शन है आपका एलन रिचर्ड 1895 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका लैंड ग्रांट कॉलेज एसोसिएशन 1948। तो आप लोग देखिए, जो प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था ना, वो किया था E.V. वॉरहेस ने 1894 में। कब किया था? 1894 में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये एक्सटेंशन वर्ड दिया हुआ है ना, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन से भाषा से लिया गया एक्सटेंशन शब्द को? लैटिन भाषा से लिया गया है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर कैसे? एक तो हो गया हमारा एक्स और दूसरा हो गया टेंसियो। ठीक है, TENSIO, टेंसियो। और इसमें जो एक्स है ना, इसका अर्थ हो गया हमारा बाहर की ओर। क्या हो गया? एक्स का मतलब बाहर, और टेंसियो का मतलब हो गया हमारा फैलाना, यानी कि विस्तार करना। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से, प्राच्य शब्द कार्बोसीना का संस्कृत में मतलब है। तो आपको ये बताना है, जो प्राच्य शब्द दिया हुआ है तो कार्बोसीना का संस्कृत में मतलब इसका क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है छारटी, सेकंड ऑप्शन है सन, थर्ड ऑप्शन है करपासा एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो देखिए, जो प्राच्य शब्द कार्बोसीना का संस्कृत में मतलब होता है, वो मतलब होता है इसका करपासा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्राच्य शब्द जो है ना, प्राच्य शब्द होता है ओरिएंटल वर्ल्ड। ठीक है, क्या होता है ये? ओरिएंटल वर्ल्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा है आप लोगों से, प्रसार शिक्षा के 4 मुख्य सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, एक्सटेंशन एजुकेशन के 4 क्या है? मुख्य सिद्धांत है। और इन मुख्य सिद्धांतों को किसने दिया है ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मिल्ड्रेड हार्टन ने दिया है, या रस्किन ने दिया है, या जॉन डीवी ने दिया है, या जेपी लिगन्स ने दिया है। तो प्रसार शिक्षा के जो 4 मुख्य सिद्धांत है ना, वो दिए हैं आपके जेपी लिगन्स ने। किसने दिए हैं? जेपी लिगन्स ने दिए हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो 4 मुख्य सिद्धांत है ना, हम उनको देख लेते हैं कि कई बार एग्जाम में इनके 4 मुख्य सिद्धांत भी पूछने के लिए आ जाते हैं। इसमें से पहला मुख्य सिद्धांत है लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित। ठीक है, क्या है? लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित। तो ये इसके क्या हैं? ये इसके मुख्य सिद्धांत है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें दूसरा जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत है करके सीखना। ठीक है, क्या सिद्धांत है? करके सीखना। और जो थर्ड है, तीसरा सिद्धांत है लोकतांत्रिक भागीदारी। ठीक है, क्या है आपका? लोकतांत्रिक भागीदारी, यानी कि लोग बढ़ चढ़कर भाग लें अपनी स्वेच्छा से। लोकतांत्रिक भागीदारी। और जो फोर्थ वाला है, चौथा मुख्य सिद्धांत है इसका निरंतरता, यानी कि निरंतर सतत प्रोसेस होता है ये। क्लियर है आपको ये? तो आप लोग देखिए कि 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला है लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित, यानी कि लोगों की नीड पर आधारित होना चाहिए। दूसरा है करके सीखने पर विश्वास होना चाहिए। थर्ड है लोकतांत्रिक भागीदारी होनी चाहिए। और चौथा है आपका निरंतरता। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये इसके क्या थे? 4 मुख्य सिद्धांत थे। और इन चारों मुख्य सिद्धांतों को दिया था किसने? दिया था जेपी लिगन्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, एक समुत्थानशील बच्चा वह है जो या जिसमें
तो जो समुत्थानशील दिया हुआ है ना, समुत्थानशील का मतलब होता है आपका रीसाइलेंट। ठीक है, समुत्थानशील क्या होता है आपका? रीसाइलेंट। रीसाइलेंट। तो आपको ये बताना है एक रीसाइलेंट बच्चा वह है जो या जिसमें क्या होता है, ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कि सहनशीलता की अपेक्षा वाले कार्यों को आसानी से छोड़ देता है, या सेकंड ऑप्शन है आपका भावनात्मक सुव्यवस्थता का अभाव है, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त है, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिनमें अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचेगा। तो एक समुत्थानशील बच्चा यानी कि रीसाइलेंट बच्चा वह होता है जो उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिनमें अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, एक इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है हम देख लेते हैं कि बाल अध्ययन में अनुसंधान यानी कि रिसर्च में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। तो आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट आपका सत्य होगा, असत्य होगा, या संबंधित नहीं है, या विवादित है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ना कि बाल अध्ययन में अनुसंधान यानी कि रिसर्च में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है, ये कथन कैसा है? ये कथन है आपका सत्य है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है बाल मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान का अध्ययन है। क्या पूछा गया है कि बाल मनोवैज्ञानिक वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह किसने किया है, कहा है? ये एक डेफिनेशन है। तो आपको ये बताना है कि किस मतलब मनोविज्ञान ने कहा है कि गर्भकाल से प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक किसका अध्ययन होता है? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन होता है। ऑप्शन दिए हुए इसमें जेम्स ड्रेवर ने कहा है, या क्रो और क्रो ने कहा है, या H.A. आइंसेक ने कहा है, या E.W. हरलॉक ने कहा है। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रो एंड क्रो ने ही ये बताया है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति का विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ होकर कहां से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है वह क्या कहलाता है। तो आपको ये बताना है वह अधिगम कौन सा है जो व्यवहार के किसके व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होगा, वह क्या कहलाएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सेकंड ऑप्शन है अनुक्रिया अनुबंधन, थर्ड है अनुकूलित अनुबंधन, एंड लास्ट है सकारात्मक अनुबंधन। तो जो अधिगम व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है ना वह कहलाता है क्या? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन को हम कहते हैं ऑपरेट कंडीशनिंग। क्या क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन को हम ऑपरेट कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है, और इसको दिया था स्किनर ने। ठीक है, किसने दिया था इसको? स्किनर ने दिया था। और ये जो अनुक्रिया अनुबंधन है यानी कि रिस्पॉन्ड कंडीशनिंग, ये दिया था पावलोव ने। किसने दिया था? ये पावलोव ने यह सिद्धांत दिया था। और कब दिया था? 1904 में, यानी कि 1904 में दिया था। और इधर दिया एक अनुकूलित अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग, ए भी किसने दिया था? इस सिद्धांत को भी पावलोव ने दिया था। तो क्लियर है आपको ये कुछ चीजें से जुड़े हुए फैक्ट। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन होता है वो होता है ऑपरेट कंडीशनिंग, और ये व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है। और इसको दिया था किसने? इसको दिया था स्किनर ने। फिर है आपका अनुक्रिया अनुबंधन यानी कि रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, ये दिया था पावलोव ने सन 1904 में। और आपका थर्ड है अनुकूलित अनुबंधन जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको भी किसने दिया था? इसको भी पावलोव ने दिया था। क्लियर है आपको ये? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। तो आपको ये बताना है जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना वो किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अधिगमकर्ता से, सेकंड ऑप्शन है अधिगम परिस्थिति से,
थर्ड ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया से एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी से। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, तो शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता से भी संबंधित है, अधिगम परिस्थिति से भी संबंधित है और अधिगम प्रोसेस यानी कि अधिगम प्रक्रिया से भी संबंधित है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे, फिर से एक डेफिनेशन दी हुई है, आपको परिभाषा दी हुई है और ये परिभाषा किसने दी है आपको ये बताना है। ये किसकी परिभाषा है, ये एक अध्ययन की परिभाषा है। दिया हुआ है, पूछा है आपसे, अध्ययन की परिभाषा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पत्ति होती है या प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तित होता है, क्योंकि परिवर्तन प्रशिक्षण पर आरोग्य नहीं है। यह किसने कहा है, यानी कि आपको ये बताना है कि ये परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन दिए हुए हैं, हर्लक ने दी है या मोयन ने दी है या ई आर हलगार्ड ने दी है या कोई नहीं। तो आप लोग देखिए, जो अध्ययन की परिभाषा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पत्ति होती है या प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तित होती है, क्योंकि परिवर्तन प्रशिक्षण पर आरोग्य नहीं है। ये परिभाषा दी है ई आर हिलगार्ड ने। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, प्रथम अस्थायी दांत होते हैं, तो आपको ये बताना है जो प्रथम अस्थायी दांत होते हैं ना, वो कौन से दांत कहलाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, दाढ़ कहलाती है या कैनाइन कहलाते हैं या केंद्रीय कृंतक कहलाते हैं या अग्र चवर्णक कहलाते हैं। तो जो प्रथम अस्थायी दांत होते हैं ना, ये केंद्रीय कृंतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, केंद्रीय कृंतक। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अस्थायी दांत होते हैं ना, तो अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। इनको दूध के दांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है। नहीं पूछा हुआ है, इस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है फ्लो में आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो पर नहीं पढ़ना भूल जाते हो। ठीक है, तो कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फलों का रस नहीं है या नींबू का पानी नहीं है या दाल का पानी या चाय। तो आप लोग देखिए, जो फलों का रस होता है शुद्ध तरल आहार होता है, नींबू पानी भी होता है और दाल का पानी भी होता है। तो शुद्ध तरल आहार कौन सा नहीं होता है, चाय नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से, खेल कूद पोषण किसी की, इधर डैश आएगा आपका, किसी के डैश में सुधार के संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन और अभ्यास हैं। तो आपको ये बताना है खेल कूद पोषण किसकी सुधार के संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन और अभ्यास है। ऑप्शन दिया हुआ है, एथलेटिक निष्पादन में, मतिहीन निष्पादन में, मध्यम निष्पादन में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका एथलेटिक निष्पादन। ठीक है, क्योंकि खेल कूद पोषण की बात हो रही है, तो जहां पर खेल कूद पोषण और भोजन का अध्ययन और अभ्यास की बात होगी ना, वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे एथलेटिक निष्पादन आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, निम्न में से कौन सा मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि नहीं है। इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा हुआ है, नहीं पूछा हुआ है। तो आपको ये बताना है कौन सा मानव मिति पोषण स्तर की निर्धारण विधि नहीं है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है आपका MUAC, सेकंड ऑप्शन है आपका रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, थर्ड है आपका लंबाई एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कमर की परिधि। तो देखिए, जो मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि है ना, वो MUAC भी होती है, लंबाई भी होती है और कमर की परिधि भी होती है। क्या नहीं होता है, रक्तचाप का इससे संबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा है आप लोगों से, अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनकी शिकायत है। यानी कि आपको ये बताना है अचार और सॉस को हम किन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं कर सकते। पेलाग्रा में नहीं सम्मिलित कर सकते, या एनीमिया या कम रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर या अति तनाव में हम सम्मिलित नहीं कर सकते। तो अचार और सॉस को हम
किस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं कर सकते जिन व्यक्तियों को क्या है, जिन व्यक्तियों को अधिक तनाव की शिकायत है। तो इसमें ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा है आप लोगों से कुष्ठ रोग के लक्षण है, तो आपको ये बताने कि कुष्ठ रोग के लक्षण कौन से हैं। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना। सेकंड ऑप्शन है नाड़ियां बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना। थर्ड ऑप्शन है त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े होना। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए आप लोग, जो कुष्ठ रोग होता है ना, तो कुष्ठ रोग जो होता है आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है कुष्ठ रोग आपका? माइक्रोबैक्टीरियम। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से यानी कि जीवाणु से फैलता है ये रोग। ठीक है, और इसके लक्षण जो होते हैं वो संवेदन की अनुभूति समाप्त हो जाना है, ये भी होता है लक्षण। और नाड़ियां बढ़ जाती हैं तथा कोमल हो जाते हैं, ये भी होता है। और त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े हो जाते, तो तीनों इसके लक्षण होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी जो होगा ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा आपसे व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपको ये बताना, जो व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान है ना, तो इस शिक्षण का गुण किससे संबंधित है? व्यक्तिगत गुण से संबंधित है, व्यवसायिक गुण से संबंधित है, सामाजिक गुण से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान है शिक्षण का गुण, इसमें ये ध्यान रखिए शिक्षण का गुण जो है वो किससे संबंधित होगा? वो व्यवसायिक गुण से संबंधित होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हर व्यक्ति अपने बुद्धि और ज्ञान के अकॉर्डिंग क्या करता है, व्यवसाय करके आय कमाता है। जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई सीए करता है यानी कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, कोई वकील बनता है, कोई टीचर बन, तो सबके क्या क्या होते हैं, सबके अलग अलग क्या होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता होती है सबके अंदर। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करते थे, अपने शिक्षण के गुण को पहचान कर अपना व्यवसाय ढूंढते हैं और उससे अपनी जीविका कमाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे सब्सिडाइज प्राइसिंग इन खान पान प्रबंधों में प्रयोग की जाती है। तो आपको ये बताना, जो सब्सिडाइज प्राइसिंग होती है ना, किन खान पान प्रबंधों में प्रयोग की जाएगी। ऑप्शन दिए हुए हैं फास्ट फूड इकाई में, सेकेंड ऑप्शन है औद्योगिक कैफेटेरिया में, थर्ड ऑप्शन है एयर कंटेनिंग में, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका रेस्टोरेंट में। ठीक है, तो जो सब्सिडाइज प्राइसिंग होगी ना, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा किसमें प्रबंध में प्रयोग की जाएगी, आपके औद्योगिक कैफेटेरिया में प्रयोग की जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो सब्सिडाइज प्राइसिंग होता है इसका मतलब क्या होता है कि मतलब क्या होगा, सरकार द्वारा या तो सीधे प्रदान की जाएगी निःशुल्क सुविधा, या तो आपको कम दाम पर उपलब्ध होगी। किसमें होगी, कम दाम पर आपको उपलब्ध होने वाली सुविधा है ये खान पान में। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से इस क्वेश्चन में MGNREGA। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, दोबारा लिख देती हूं मैं इधर, MGNREGA यानी कि मनरेगा। क्या बन रहा है आपका, मनरेगा। कितने दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी होती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 100 दिन की, 200 दिन की, 300 दिन की, या 365 दिन की। तो जो मनरेगा होता है ना, मनरेगा में वेतन रोजगार की गारंटी होती है आपके कितने दिन की, 100 दिन की। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो मनरेगा है ना, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और ये जो था ना, ये मनरेगा एक्ट आया था आपका सन 2005 में। ठीक है, किसके लिए, 2005 में आया था, रोजगार के लिए। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा हुआ है टैगलॉक ऊन है, तो आपको ये बताना है कि टैगलॉक ऊन किस श्रेणी की यानी कि किस कैटेगरी की होती है। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है उच्च श्रेणी की ऊन होती है, या मध्यम श्रेणी की ऊन होती है,
या निम्न श्रेणी की ऊन होती है या मजबूत श्रेणी की ऊन होती है। तो आप लोग देखिए, जो टैगलॉक ऊन होती है ना, वो आपकी निम्न श्रेणी की ऊन होती है, ठीक है, यानी कि लो कैटेगरी की ऊन होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे, स्वच्छता, संरक्षण एवं जलापूर्ति किसके कार्य हैं। तो आपको ये बताना है, जो स्वच्छता है, संरक्षण है और जलापूर्ति है, ये किसके कार्य हैं। पंचायत के कार्य हैं, पंचायत समिति के कार्य हैं, या जिला परिषद के कार्य हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो स्वच्छता, संरक्षण और जलापूर्ति जो है ना, किसके, पंचायत के कार्य होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो ये यहाँ पे पंचायत शब्द दिया हुआ है ना, पंचायत शब्द का अर्थ होता है पंचों का फैसला या शासन। क्या होता है पंचायत शब्द का अर्थ, पंचों का फैसला या शासन, ठीक है, पंचों का फैसला या शासन हो जाएगा। और क्या है, सबसे पहले आपकी जो पंचायती राज की स्थापना हुई थी ना, तो पंचायती राज की स्थापना हुई थी आपकी 2 अक्टूबर, ठीक है, ध्यान देना है आपको, कब हुई थी पंचायती राज की स्थापना, 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी, और ये हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। क्लियर है आपको, ये कहाँ हुई थी पंचायती राज की स्थापना, पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी और राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। और पंचायती राज जो है ना, ये त्रिस्तरीय प्रणाली पर कार्य करती है, ठीक है, यानी कि जो 3 स्तर की प्रणाली है ना, उस पर कार्य करती है। तो इसमें 3 स्तर की प्रणाली हो जाएगी आपकी। एक पहला है आपका ग्राम स्तर पर, ठीक है, किस स्तर पर, आपके ग्राम स्तर पर कार्य करती है। दूसरा है आपका प्रखंड स्तर पर, ठीक है, क्या है आपका, प्रखंड स्तर पर हो जाएगा। और जो थर्ड है आपका जिला स्तर पर, ठीक है, थर्ड क्या है आपका, जिला स्तर पर। तो जो पंचायती राज प्रणाली है वो 3 स्तर पर कार्य करती है आपके, एक ग्राम स्तर पर, एक प्रखंड स्तर पर, और तीसरा जो है वो जिला स्तर पे है। क्लियर है आपको ये, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा क्या था, ऑप्शन ए, यानी कि पंचायत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ आप लोगों से, प्रसार में समस्या निराकरण चक्र निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था। तो आप लोगों को ये बताना है, जो प्रसार में यानी कि एक्सटेंशन में समस्या निराकरण चक्र था ना, ये किसने प्रस्तुत किया। डुई ने प्रस्तुत किया, रसेल ने प्रस्तुत किया, या एस्मिंजर ने प्रस्तुत किया, या स्वासन एवं क्लॉर ने प्रस्तुत किया। तो जो प्रसार में समस्या का निराकरण चक्र था वो किसने प्रस्तुत किया था, वो एस्मिंजर ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से इस क्वेश्चन में, कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है। क्या पूछा हुआ है, कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है भेड़, ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें भेड़, सेकंड ऑप्शन है ऊंट, थर्ड ऑप्शन है हिरन एंड लास्ट ऑप्शन है बकरी। तो देखिए, कौन से जानवर से ऊन की प्राप्ति, भेड़ से भी ऊन की प्राप्ति होती है, ऊंट से भी होती है और बकरी से भी होती है। किससे नहीं होती है, तो हिरन से नहीं होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, वह तंतु जो जलते समय बाल जैसी गंध देते हैं वो कौन से तंतु होते हैं, किसके तंतु होते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ऊन, सेकंड है लिनन, थर्ड है रेयॉन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका नायलॉन। क्या दिया, लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, नायलॉन। तो वह तंतु जो जलते समय बाल जलने जैसी गंध देते हैं ना, वो होते हैं आपके ऊन रेशे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ऊन है ना, ऊन में कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है और ऊन में क्या, सल्फर भी पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ आपसे, राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं। तो आपको ये बताना है, जो राज्य कृषि यूनिवर्सिटी होती है ना, कौन संचालित करते हैं, यूजीसी संचालित करते हैं, या AIWEF संचालित करते हैं, या ICAR संचालित करते हैं, या CSIR संचालित करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय होते हैं ना, तो CSIR संचालित करते हैं। कौन संचालित करता है, आपका CSIR संचालित करता है, ठीक है। क्लियर है आपको ये,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे, ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच बंध का नाम क्या होता है। यानी कि आपको ये बताना है कि ऊन के तंतु के अणु में क्या उपस्थित होते हैं, सल्फर उपस्थित होते हैं। तो जो सल्फर उपस्थित होते हैं ना, तो 2 परमाणुओं के बीच का जो बंध होता है, उन बंध का नाम बताना है आपको। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है सार्ट लिंकेज, सेकंड ऑप्शन है वाइंडर वॉल्व फोर्स, थर्ड ऑप्शन है सिस्टीन लिंकेज एंड लास्ट ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप लोग ध्यान रखिए, जो परमाणुओं के बीच का बंध का नाम होगा ना, वो बंध का नाम आपका कहलाता है वाइंडर वॉल्व फोर्स के नाम से इसको जानते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, नन्हे पूर्व विद्यालय विद्यार्थियों और पुराने पूर्व विद्यालय विद्यार्थियों के ध्यान का केंद्र क्रमशः क्या होता है जब वो खेल में लिप्त होते हैं तब। ठीक है, दोबारा एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। नन्हे पूर्व विद्यालय, ठीक है, विद्यार्थियों और पुराने पूर्व विद्यालय, ठीक है, के ध्यान का केंद्र क्रमशः क्या होता है जब वो खेल में लिप्त होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है संचारी खेल में लिप्त होते हैं, यानी कि अशाब्दिक नाटक कहा जाता है, या सेकंड ऑप्शन है समांतर खेल या एकांत नाटक, या थर्ड ऑप्शन है आपका साझा की गई गतिविधि विश्वास और साझा रुचि कहलाता है ये, या लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है परस्पर विश्वास और साझा रुचि साझा की गई गतिविधियां कहलाता है ये। तो आप लोग इसमें देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो नन्हे पूर्व विद्यालय विद्यार्थी और पुराने पूर्व विद्यालय विद्यार्थियों के ध्यान का केंद्र क्रमशः क्या होता है, साझा की गई गतिविधियां विश्वास और साझा रुचि होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें खेल में बालक लिप्त होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अधिगम एक प्रक्रिया है, तो आपको ये बताना है कि अधिगम एक कैसा प्रोसेस है। ऑप्शन दिया हुआ है, तथ्यों के संग्रह की प्रक्रिया है, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, या परीक्षा की तैयारी है, या याद करना है। तो अधिगम एक कैसा प्रोसेस है, अधिगम अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अच्छे से रक्त शर्करा का नियंत्रण न होने पर सामान्य लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है प्यास लगना, बार बार यूरिन त्यागना, सेकंड ऑप्शन है बार बार यूरिन आना एवं सुस्ती, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका प्यास लगना एवं सुस्ती आना, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका प्यास लगना, बार बार यूरिन के लिए जाना और सुस्ती आना। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अच्छे से रक्त शर्करा का नियंत्रण ना हो पाने पर जो समान लक्षण देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं प्यास लगना, बार बार यूरिन के लिए जाना और सुस्ती आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे, मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि उच्च मात्रा में इसमें पाया जाता है। तो आपको ये बताना है मछली को मस्तिष्क का भोजन क्यों कहा जाता है। ठीक है, और इसमें उच्च मात्रा में क्या पाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है तांबा कॉपर एवं मैग्नीशियम, सेकंड ऑप्शन है मैग्नीशियम फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन है आपका फास्फोरस एवं कैल्शियम, एंड लास्ट ऑप्शन है कैल्शियम एवं कॉपर या तांबा। तो मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में क्या पाया जाता है, आपका तांबा कॉपर या एवं मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का हम अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, चीनी रोग कहा जाता है, तो आपको ये बताना है कि चीनी रोग किसको कहा जाता है। पीलिया को कहा जाता है, टाइफाइड को कहा जाता है, डायबिटीज को कहा जाता है, या हिस्टीरिया को कहा जाता है। तो जो चीनी रोग होता है ना, चीनी रोग आपका डायबिटीज कहलाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं एंड होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।